Okay, so today we are going to understand about sets. What is a set? What are the different things which we have to understand in a set? तो एक सेट होता क्या चीज है? तो बेसिकली अगर हम लोग मैथ्स में देखें तो एक अरेंजमेंट या एक ग्रुपिंग करने की कंडीशन जो होती है उसको हम लोग सेट कहते हैं। तो अलग अलग तरह के नंबर्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वांटिटीज हो सकते हैं, अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, that can have a cluster or that can have a grouping. So when we make them in a group or when we are putting them together in a certain pattern, then that is called to be as a set. So जब हम लोग सेट के बारे में कहते हैं तो बेसिकली जब हम लोग सेट कहते हैं मैथमेटिक्स में, then it is simply a collection of distinct objects forming a group. जब भी हम लोग किसी भी तरह के अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, अगर उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न या एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाते हैं, then that is called to be as a set. A set can have any group of item, be collection of numbers, days of week, types of vehicles and so on. अगर हम लोग देखते हैं सेट्स के लिए तो वो किसी भी तरह के पैटर्न को हम लोग ग्रुपिंग में दिखा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिए हुए हैं डेज ऑफ अ वीक या फिर टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. इट कैन बी एनीथिंग सच एज फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स. So suppose for example there are 4 or 5 friends who are very good friends, so you can make a set of that also. You can make a set of the number of students in a class. तो कहीं पर भी किसी भी तरह की चीजों का अलग अलग तरह का सेट बनाया जा सकता है. Suppose for example you have some pair of shoes and you like them, so you can make a set of that also. तो वहां पर वो सेट बन सकती है. So whatever kind of things are present around us or whatever kind of representations we can go for, that can be arranged or that can be placed in a pattern of a set. तो उन सभी चीजों को हम लोग सेट के रूप में ले सकते हैं और इसी चीज को हम लोग इस पोर्शन में आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये सेट्स कैसे कैसे लिखे जाते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशंस होती हैं, इनको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इनके साथ हम लोग किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. तो चलो समझते हैं कि ये सेट्स क्या होती हैं और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो जैसे कि अभी अभी हम बताएं कि सेट जो होता है वो एक बेसिक सा कॉलम होता है जहां पर कि हम लोग किसी भी तरह की चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं या दिखा सकते हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. तो यहां पर अब हम लोग उसी चीज को डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के साथ. सो व्हेन वी कम फॉर द डेफिनेशन ऑफ द सेट, जब हम लोग डेफिनेशन आते हैं सेट्स के लिए तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. तो इन मैथ्स अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब भी हम लोगों को किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसका एक कोई कलेक्शन है, इट कैन बी एनीथिंग एज जस्ट नाउ आई सेड दैट इट कैन बी द पेयर ऑफ शूज, इट कैन बी ऑफ योर ड्रेसेस, it can be books, it can be copies, it can be friend, anything whatever you use that can be arranged in a set. So set as a name represents using with a capital letter. तो जब भी हम लोग किसी भी तरह के सेट को दिखाएंगे तो एक कैपिटल लेटर से दिखाएंगे. जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रेंड्स को दिखा रहे हैं, सो यू कैन गो फॉर एफ. ओके, सो एफ दैट इज द नेम ऑफ द सेट, वो उस सेट का नाम हो जाएगा और फिर उस नाम के बेसिस पर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहा है, उसमें किस किस तरह की चीजें हैं. इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके उसमें अंडरस्टैंड करेंगे. सो दीज आर द कंडीशन फॉर द सेट. सो इफ यू नीड टू डिफाइन सेट, अगर तुमको सेट को डिफाइन करना है तो तुम लोग इस तरह से डिफिनेशन दोगे कि इन मैथमेटिक्स वी कैन से दैट अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एंड व्हेन आई से ऑब्जेक्ट्स इट कैन बी एनीथिंग स्टूडेंट्स. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी अ पर्टिकुलर थिंग ओनली. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो एक सिर्फ पर्टिकुलर कोई चीज ही होगी. इट कैन बी नंबर्स, इट कैन बी अल्फाबेट, इट कैन बी शेप, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट टू अस. ओके, ऐसा जो भी चीज जो कि हम लोगों के पास मौजूद है उन सभी चीजों को हम लोग सेट के रूप में दिखा सकते हैं या फिर उनको यूज कर सकते हैं. तो अब जब हम लोग सेट्स को यूज करते हैं या फिर लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं या किस तरह से लिखते हैं. तो देखो तुम लोगों के लिए हम यहाँ पर अलग अलग तरह के सेट्स के अलग अलग कॉलम्स के लिए हम अलग अलग एग्जांपल्स लिए हुए हैं. तो जब हम लोग देखते हैं सेट्स को एक्सप्रेस करते हैं मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स में तो हम लोग शूज तो लेंगे नहीं, ड्रेसेस तो लेंगे नहीं या फिर बुक्स या कॉपीज नहीं लेंगे. हम लोग बेसिकली नंबर्स को लेकर सॉल्व करेंगे. लेकिन यहाँ पर एक चीज और याद रखने वाली बात है, कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को ऐसे भी मिल सकते हैं जहां पे तुमको नंबर्स नहीं होंगे, बट मोस्टली वी विल गो फॉर नंबर्स.
हम लोग ज्यादातर जो होंगे वो नंबर्स को ही लेंगे। सो वी नो द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। अगर तुमको बोला जाता है 10 से लेस देन इवन नंबर्स का एक कलेक्शन बनाओ, सो 2 4 6 8 ये सब तुम लोग बना सकते हो। तो नंबर के बेसिस पर यहाँ पर हम लोगों का ज्यादातर कैलकुलेशन होगा। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह के कंडीशन को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, या किस तरह के फिगर्स को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं रहेगा, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो कलेक्शन यूज करेंगे या जो ज्यादातर हम लोग नंबर्स यूज करेंगे, दैट वुड बी फॉर द कंडीशन ऑफ मैथ्स ओनली। सो यहाँ पे मैथ्स से हम लोगों को नंबर को लेकर ही बेसिकली चलना है, ठीक है। तो नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट कैन बी एनीथिंग, वो कई सारे तरह के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम लोगों को दिए हुए हैं कि इवन नंबर्स which is less than 10, whereas collection of the इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज नॉट डिफाइंड। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक और चीज भी आ जाते हैं, जब हम लोग किसी भी तरह के सेट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जब हम लोग किसी भी सेट को दिखाना चाहते हैं मैथ्स के अंदर, या मैथ्स में जब सेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आ जाती है कि हम लोग उस तरह के सेट को लेते हैं which we can define, which has a definite value that can be expressed over there। ऐसे किसी वैल्यू को नहीं ले सकते हैं which is not been defined। ऐसा किसी भी तरह की चीज को नहीं ले सकते हैं जो कि डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले रहे थे मैथ्स में, अगर तुमको एक नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, तो वो नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स which are less than 10, that can be expressed because that is a definite value that has a definite column। बट अगर पूछा जाता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का एक लिस्ट बनाओ या एक कॉलम बनाओ, तो ये चीज सही तरीके से एक कलेक्शन नहीं बनाया जा सकता है, बिकॉज डिफरेंट स्टूडेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। they may be they may be good in science but they are not good in maths, but they may be good in drawing, or they may be good in dancing, और some may be good in painting। तो पर्टिकुलरली हम लोग ये इंटेलिजेंट बोलकर नहीं निकाल सकते, तो वो चीज एक प्रॉब्लमेटिकल कंडीशन हो जाएगी। तो जहां पर हम लोग कोई चीज को डिफाइन कर सकते हैं, उन्हीं तरह के नंबर्स को यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम जो हम लोगों को समझना है, याद रखना है, दैट इज द एलिमेंट ऑफ अ सेट, और एलिमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर सेट। तो एलिमेंट्स किसको कहते हैं? सो इन अ सिंपल वे यू कैन से दैट एलिमेंट्स जो होते हैं उसको मेंबर्स बोला जाता है सेट का। तो जब भी किसी भी तरह के सेट को हम एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी सेट हम लिखते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाली सेट लिखी हुई है, सो दैट इज ए इज इक्वल्स टू in the bracket 2 4 6 and 8। so here these are the elements। 2 individually एक element है, 4 individually एक element है, 6 individually एक element है, 8 एक individually element है। so these are the elements of the set। so you can mention that yes 2 is an element of the set A, or 4 is an element of the set B। so how you can represent that one? you will use this symbol। so this is known as epsilon। okay, इसको हम लोग epsilon कहते हैं, और इससे हम लोग denote कर सकते हैं, such as this one। so we will write it as such as for example here if I am writing for this one, that if I need to express that 2 is a set of the A, so 2 is an element of the A, so 2 epsilon A, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 तो नहीं है, so 3 is not an epsilon to A, means 3 is not an element which is belonging to A set। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखाते हैं। so these are known as elements of set। so element of sets you can say that they are the member of the sets। तो ये चीज हम लोग member of the set के लिए explain करते हैं। So I hope you all are remembering this one, and this note I had prepared for you all, I will put it in my website, you can download it from there। easy definitions I had used, easy examples I had used, so that you can easily understand that what these sets are। okay, तो ये समझ में आ गया elements of the sets क्या होते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्डिनल नंबर्स के लिए। सो जब हम लोग कोई एक सेट बनाते हैं, कोई भी एक तरह का सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हाउ मेनी नंबर्स और हाउ मेनी मेंबर्स और हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट सेट, दैट गिव्स इट्स कार्डिनल नंबर। तो जब हम लोग किसी भी एक सेट को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम लोग किसी एक सेट को बनाते हैं या उसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ता है
कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसका भी हम लोगों को कभी कभी जरूरत पड़ता है। जब हम लोग आगे सिंप्लीफिकेशन को समझेंगे तो वहां पर देखेंगे कि जो सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये हम लोगों को जरूरी पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कार्डिनल नंबर। सो व्हाट आर कार्डिनल नंबर्स? कार्डिनल नंबर आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन अ गिवन सेट. So suppose, for example, if I'm using a set A where I'm using the first 5 even numbers, so 2, 4, 6, 8, and 10. So these are the first 5 even numbers, or first 5 positive even numbers, I will say it over there. So how many elements are there? So in total there are 5 elements. So in total how many elements are there? 5 elements. So the cardinal number for this one would be the arrangement, or the total number which is showing for that particular or that respective set. यानी किसी एक particular set में जो कितना total number of elements present होती हैं, इसको हम लोग उसके cardinal number से दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन करने का तरीका हुआ, ये भी एक लिखने का चीज है जो कि हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। Now let's understand how do we represent a set. हम लोगों के पास कोई अगर सेट है तो उसको हम लोग दिखाएंगे कैसे? How should we write for a set? हम लोग किसी सेट को लिखेंगे कैसे? कोई भी सेट अगर हम लोगों को लिखना है या बनाना है तो उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है। So there are several methods by which we can use it, but mostly we use this second and the third one. The first one is the semantic form, the next one is the roster form, the third one is the set builder form, and the fourth one is the semantic form. Okay, तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर हम लोग फॉर्म्स को देखते हैं। तो इन फॉर्म्स के अंदर जो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं या जो ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। प्लीज बी माइंडफुल फॉर दिस वन। आई एम नॉट यूजिंग दिस the fourth one. Actually this one is the first one. Okay, so this is the first one which I am using to explain. I will explain for this one. तो यहाँ पर ये while I was making it I just made a mistake. So जब हम लोग देखते हैं तो ये जो बेसिकली पहले तो 3 के कंडीशन है, इसमें से जो ये पहला और सेकंड और जो थर्ड वन है मींस रोस्टर एंड स्टेप बिल्डर मेथड, यही हम लोग मेजरली इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग मेजरली इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जो फर्स्ट पैटर्न है वो भी एक एक्सप्रेशन है, वो भी एक मेथड है जिससे कि हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो व्हाट इज दैट? सो सेमेटिक नोटेशन। सो सेमेटिक नोटेशन इज अ described statement to show what are the elements of a set. यानी किसी एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस तरह के एलिमेंट्स हैं, उसको हम लोग अगर एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड टू बी एज द सेमेटिक फॉर्म। तो सेमेटिक फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट में लिखा जाता है, जैसे कि सेट ए इज द लिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, or such as for example just now I was taking them for the set of first 5 even numbers. So अगर उसको हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं, अगर हम लोग उसको स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करते हैं, so then that is called to be as the semantic form. So semantic form means statement wise. अगर हम लोग स्टेटमेंट वाइज किसी चीज को लिख रहे हैं या स्टेटमेंट वाइज किसी चीज को कर रहे हैं तो उसको हम लोग semantic representation या semantic expression for the sets बोलते हैं। ठीक है, बट इसका हम लोग फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग फिलहाल इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि तुम लोगों के सिलेबस में भी ये नहीं है। तुम लोगों के सिलेबस में रोस्टर मेथड है, स्टेप बिल्डर मेथड है, तो इनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इनको हम लोग ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। So let's see for the roster method. तो roster method को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि what is roster method and how do we represent for that one. So roster method is a very common method for the representation of the set. जब भी हम लोग किसी भी सेट को दिखाते हैं तो roster method ही है वो method है जो सबसे आसान तरीका होता है या सबसे आसानी से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब भी हम लोगों के पास roster method से एक्सप्रेशन करने की जरूरत होती है then we have to remember few things. The first one is the name of the set. इसको हम लोग यहाँ पर name of the sets बोलेंगे, name of the set. The second one will be the curly bracket. ये जो है ये curly bracket हम लोगों के लिए एक important बन जाती है। फिर आ जाते हैं जो elements दिए हुए हैं with a comma.
जो एलिमेंट्स दिए हुए उनको हम लोग कॉमा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनको अगर हम लोगों को एक्सप्रेस करना है, इनको अगर हम लोगों को दिखाना है, तो यहाँ पर इनको एक्सप्रेस करने के लिए, इनको दिखाने के लिए हम लोग यूज करना चाहेंगे या फिर दिखाना चाहेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे तुम लोगों को लिखा हुआ है। सो अगर हम लोग किसी भी तरह के सेट को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू का साइन देना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, और उसके अंदर एलिमेंट्स को सीधे सीधे लिख देंगे विथ अ कॉमा, with a column of comma। तो ये चीज हम लोग देखते हैं for a roster method। And as we had gone for the condition in the previous one that there are different conditions of writing of a set, तो उसमें एक और भी important चीज आ जाती है finite और infinite sets के लिए लिखने का तरीका। तो चाहे हम लोग जब हम लोग roster method में आते हैं, तो अगर finite sets है, finite sets किसको कहते हैं हम लोग आगे वैसे डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशन में देखेंगे। Finite sets means when the number of elements are fixed, when the total number of elements in a given set is fixed। अगर किसी एक सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एकदम फिक्स होंगे, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। जैसे कि अगर पूछा जाए द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स अगर देखते हैं, देन वी यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट दे विल बी फिक्स्ड, वो तो फिक्स रहने वाले हैं, there will be no any change in that one। So under that condition we will understand that we have to write it in this way। तो सेट ए का नाम देंगे, इक्वल्स टू देंगे, कर्ली ब्रैकेट देंगे, और पहले 5 एलिमेंट्स लिख के कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। So this one will be the representation of a finite roster set। So ये चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है। अगर इसी चीज में अगर हम लोगों को जाना है इनफिनाइट सेट्स के लिए, सच एज फॉर एग्जांपल द मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 के तो कई सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20। अगर 20 के आगे भी जाते हैं तो 25, 30, 35, 40 and so on and on। So there can be so many numbers। there is no any fixed end over there। यहाँ पे कोई fixed end नहीं है। So under that condition, we will write the set, or we will express the set in this particular form। So first we will write the name of the set, then we will put the curly bracket, and inside the curly bracket we will put all the elements with comma, and at the end we will give the dotted sign। It means that it is carry on, means it is continuously going over there। So these are the things which you need to remember। So this is the very common method to express the set। ये सबसे कॉमन तरीका है एक्सप्रेस करने का सेट को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं स्टेप बिल्डर फॉर्मेशन। तो ये स्टेप बिल्डर फॉर्मेशन क्या होता है, ये स्टेप बिल्डर कंडीशन क्या होता है? तो देखो, स्टेप बिल्डर मेथड जो है वो एक और तरीका है जिससे हम लोग दिखा सकते हैं किसी एक सेट को। तो कैसे दिखा सकते हैं? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर जब हम लोगों ने रोस्टर मेथड में लिखा था सेट ए, सो वी हैड राइट ऑल द एलिमेंट्स, हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को लिखे थे। लेकिन स्टेप बिल्डर मेथड में नेम ऑफ द सेट होता है, देयर विल बी अ नेम ऑफ द सेट, इक्वल्स टू का साइन भी होता है, कर्ली ब्रैकेट भी होता है, बट इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट वी डोंट राइट द एलिमेंट्स। Instead of the elements, we express it in some other way। Say as I will write x, with that one I will place a line or a dot। With that one I will write where x is, or x represents, or whatever, you can make your own sentence over that, but it should be grammatically correct। So x is or x represents the first 5 natural numbers, okay, and then curly bracket will be closed। So this is the condition where you need to represent it। तो ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती है। सो यू विल राइट इट इन द स्टेटमेंट फॉर्म, ओके, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट सो वेरी डायरेक्ट। ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बनाया जा रहा है दैट इज डिफरेंट, बिकॉज ओवर हियर वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन अ डिफरेंट वे। बट व्हेन वी हैड गॉन टू द फर्स्ट कंडीशन, जब हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन को समझा था, सो ओवर देयर वी हैड अंडरस्टूड दिस थिंग दैट द स्टेटमेंट हैज बीन रिटन ओनली डायरेक्टली। वहां पे स्टेटमेंट को सीधे सीधे सिर्फ लिख दिया गया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ सिंबल्स का यूज कर रहे हैं, और फिर हम लोग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं।
In the same way, if you need to write for any other set, suppose for example you are going for the set of multiple of 5 only, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 ही जा रहे हो, लेकिन वहां पर तुमको एक स्पेसिफिकली बोल दिया गया है मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 50, less than 50. So over there you will go for it, say as the set, I will name it as B equals to, with the curly bracket I will say as X with a line, and then I will give that X is a number, is a number, or a set of number where it is multiple of 5, it is multiple of 5, but it is less than, whereas it is less than 50. So we will go for all the multiples of 5 which is less than 50. So they will go for this set, or they will be the element of this set. यानी वो जो होंगे वो इसके elements होंगे. Okay, so are you all getting this thing? Is there any doubt till here? यहाँ तक किसी को कोई भी doubt है तो बताओ. Yes students, see if there is any doubt till here, because later then we have to go for one more method. Yes, say yes or no? कोई doubt नहीं है sir. Okay, let's see then the next one. Then we will go for the visual representation of a set where using a Venn diagram. आप देखो वेन डायग्राम से हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं. तो वेन डायग्राम होता क्या चीज है? सो वेन डायग्राम इज नथिंग स्पेशल और नथिंग डिफरेंट, बट इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डिफरेंट सेट्स in a particular column way. Suppose for example two circles can be there. ठीक है, दो अलग अलग सर्कल दिखा दिया गया है या दो रेक्टेंगल दिखा दिया गया है. सपोज फॉर एग्जांपल यू मे टेक टू रेक्टेंगल्स आल्सो. So one rectangle is like this, and in that one just go for one more condition, say as one circle is there inside that one. So these kind of conditions we will understand what does these means. ऐसा नहीं कि कहीं पर भी हम अपने हिसाब से या अपने मन के हिसाब से उसको एक्सप्रेस कर देंगे. They both have different meanings. ये दोनों के ही अलग अलग मीनिंग है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वेन डायग्राम का बना रहे हैं तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है. से एज फॉर एग्जांपल एक सेट हम लोगों को दिया हुआ है ए के लिए, वेयर वी आर हैविंग 1 2 3 4 and 5, and another set is given say as B, and over there the sets are there as 4 5 6 and 7. ओके, तो यहाँ पर ये दोनों सेट्स दिए हुए हैं. तो इन दोनों सेट्स में अगर हम लोग चेक करते हैं, देन वी फाइंड दैट दिस 4 and 5 आर कॉमन. Okay, so these common components will be written over here. Okay, and the uncommon ones which are not common over there, so say as this is the first A1 and this is the B1. So over here in the A I will write 1 2 and 3, and in the B1 I will write 6 and 7. So like this we can represent for the Venn diagram. तो हम लोग Venn diagram में इस तरह से दिखा सकते हैं. तो ये एक पैटर्न हो गया. ठीक इसी तरह से एक और पैटर्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे. इसका डेफिनेशन भी आगे देखना है कि कब वो ओवरलैप करता है, कब वो मैच करता है. इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके समझेंगे. और अगर इस तरह का अगर वेन डायग्राम, अगर इस तरह का डायग्राम है, सो व्हाट डज दिस मीन्स? सो दैट गोज फॉर एन यूनिवर्सल कंडीशन और समथिंग लाइक दैट. सो माय वॉइस इज नॉट कमिंग. ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज, लेट मी चेक. अब देखो तो ठीक है रेशो, इज इट ओके? ठीक है सर, आपका आवाज आ ही रहा है. मेरा आवाज नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है सर. आ रहा है, मतलब गया ही नहीं था, आ ही रहा है. ओके 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 ओके. सो लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट वन. सो सपोज फॉर एग्जांपल एक और हमको सेट दिया हुआ है, से एज दिस इज अ सेट बी. सो इस वेन डायग्राम को हम दिखा रहे हैं. इस वाले वेन डायग्राम को कैसे दिखाएंगे? सो ए सेट है वेयर वी आर हैविंग 1 2 3 4 and 5, एंड बी एक सेट है जहां पर कि हम लोगों के पास एलिमेंट्स दिया हुआ है सिर्फ 3 और 4. सो अंडर दैट कंडीशन I can go for this one, that 3 and 4 is in this one, and 1 2 5 would be over here. So यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी एक पैटर्न ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर कि 3 4 जो है वो 3 4 हम लोगों के ए कॉलम के लिए तो है ही है, और साथ ही साथ बी कॉलम के लिए भी है. तो बी कॉलम में भी दिखाया जा रहा है
और ये ए कॉलम में भी दिखाया जा रहा है, तो यानी ये 3 4 दोनों के अंदर ही मौजूद है। तो अगर दोनों के अंदर मौजूद है तो हम लोग इस तरह से इसका वेन डायग्राम करेंगे। तो खैर वेन डायग्राम के लिए हम अलग एक एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो किस तरह से वेन डायग्राम्स किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, तो हम लोगों के पास मिल जाता है तो सेट्स सिंबल। तो यहाँ पर सिंबल्स ऑफ द सेट है, तो अलग अलग तरह के सिंबल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इनके बारे में एक एक करके अभी हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन किस तरह का होता है, इसमें किस तरह के फीचर्स होते हैं, इसमें कहाँ पर किस जगह पर कौन सा यूज करना होता है। तो इन सब चीजों को हम लोगों को एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले ये जो कैपिटल यू शेप का जो रहता है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी अगर कैपिटल यू दिया हुआ है तो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। किसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं अभी हम डेफिनेशन बताएंगे, उसका आगे हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं स्मॉल एन विद कैपिटल एक्स इन द ब्रैकेट, हियर इट शोज द कार्डिनल नंबर। हम कार्डिनल नंबर ऑलरेडी बता चुके हैं, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन सेट। फिर हम लोग देख सकते हैं बी एप्सिलॉन टू ए। तो बी एप्सिलॉन टू ए, एप्सिलॉन मतलब ये सिंबल, ये जो सिंबल यहाँ पर यूज किया जा रहा है ये एप्सिलॉन है, फिर से हम बता रहे हैं। तो अगर ये दिखाया जा रहा है इट मींस दैट बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट। बी जो है वो ए सेट का एक एलिमेंट है। And if I will go for this one, that where it is cancelling the symbol, then it means that the A is not an element of this B. यानी A जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है। तो इस चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत है। Then we used to go for this bracket. So this bracket is actually the denotation of a set, that there is a set or written or something is there. Now the next, this one, this symbol you will see in your book also, and while you will go for the solution also. So over there, so that is null or empty set. इसको हम लोग null या empty set कहते हैं। तो empty set क्या होता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सब चीजों का डेफिनेशन एक एक करके हम लोग समझेंगे आगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं सेट A is a union set। तो यूनियन किसको हम लोग कहते हैं, तो ये यूनियन भी एक इंपॉर्टेंट कॉलम होता है जो कि हम लोग देखते हैं, यूनियन ऑफ द सेट। So if I'm writing this A union to B, so this means this one. So A union set to B set. तो इसका मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग आगे डेफिनेशन में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तो नहीं हो पाएगी because our class is going to finish it in 1 minute only, just only 1 minute. So I'm just giving a brief explanation, and in the next class again I will explain it. Now over here if we will see this one, this symbol, then what does this symbol represents? It is an intersection of set. So remember these names, because with these names you have to go for the simplification. ये नाम याद रखना जरूरी है कि कब यूनियन ऑफ सेट बन रहा है, कब वो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट बन रहा है, कब वो सबसेट बनता है। तो सबसेट का ये सिंबल होता है। और सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट में भी हम लोग देखेंगे कि वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है। तो किस तरह के सेट में किस तरह का रिप्रेजेंटेशन करना है, ये सब चीजें तुम लोगों को हम लोग डिस्कस करेंगे तुम लोगों के साथ। तो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले कौन कौन से सेट्स हैं, तो जैसा कि हम बताया कि हम लोगों का क्लास कुछ ही सेकंड्स में खत्म होने वाला है, उससे पहले 2-3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, एंड व्हाटएवर विल बी लेफ्ट आउट वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, now let's see the first one which we need to understand in the types of the set, that is the singleton sets. So a singleton set किसको कहते हैं, नाम से जैसे कि पता चल रहा है सिंगल वैल्यू सिंगल टर्म के लिए हम लोग देते हैं। तो a set has only one element, अगर किसी एक सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होती है then that is called to be as a singleton set. So such as for example this one. So A is equals to with a curly bracket 4. So only one element is present in this given set. So that's why it is called to be as a singleton set. Okay. Now the next one we So I have. can ask something. Yes, see, please. What do you want to know? So if a set has a symbol of it's a null set, so is it a singleton set or not? Yes, you can say if it is a given only symbol